और दुनिया की खबर रखने वाले ऐसे लोग जो न केवल साहित्य में दखल रखते हों बल्कि समाज की हर विसंगति पर जिनकी पैनी नज़र हो और उन सब की परख करके वो समाज को एक दर्पण की तरह से दिखाने की कोशिश करें। ऐसे लोग बहुत आवश्यक हैं समाज के निर्माण में, समाज को, देश को एक दिशा देने के काम में। और ऐसे ही एक शख्सियत हमारे बीच में आज स्टूडियो में है और आज के पॉडकास्ट उनके साथ होगा और ये हैं डॉक्टर विकास शर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर विकास हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और आज हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब की अपनी एक विशेषता है कि आप एक प्रोफेसर हैं अंग्रेज़ी के, उसके बावजूद आपका हिंदी साहित्य में बहुत अच्छा दखल है। और डॉक्टर साहब बुलंदशहर के रहने वाले हैं, पुलखुआ के, और साथ में आप जो है इस समय चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में आप विभागाध्यक्ष हैं अंग्रेज़ी विभाग। अधिकार मिला है
कानून से उसके दुरुपयोग से बचना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा क्योंकि ये जो उत्पीड़न का मामला है ये आधी आबादी से जुड़ा मसला है, लेकिन जो पक्ष आपने उठाया है कि उसमें बहुत बड़ा वर्ग जो है वो कानून का दुरुपयोग करता है और पुरुषों का उत्पीड़न करता है, और आपने 498A को लेकर के जो उपन्यास लिखा उसमें भी इसके तरह के घटनाक्रम का जिक्र किया है। मैं ज़रूर जानना चाहता हूँ कौन सा तबका ज़्यादा बड़ा है, जो उत्पीड़न करने वाला यानी पुरुष वर्ग जो है वो उत्पीड़न करने में शुमार ज़्यादा है, या पुरुषों का उत्पीड़न ज़्यादा हो रहा है? कौन सा वर्ग? आपके अध्ययन में, आपके चिंतन में आपने बुनियादी बहुत सारी घटनाएं देखी हैं, क्या लगता है आपको? मुझे ऐसा लगता है कि अब शहरी समाज में दहेज मांगने की परंपरा लगभग समाप्त हो चुकी है। लड़के वाले खुद ही अपनी लड़कियों को अच्छा खासा जीवन देना चाहते हैं, गिफ्ट देते हैं और उनकी आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं। ऐसे बहुत कम केस मिलते हैं अर्बन सोसाइटी में, सेमी अर्बन में, मेट्रोज में कि जहाँ दहेज की लड़कियां मारी जा रही हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं मारी जा रही हैं। लेकिन मेरा जो केस आया कि मेरे वरिष्ठ साथी हैं जो अंग्रेजी के प्रोफेसर रिटायर हुए हैं, वो एक कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे और उनके पास एक लड़की PhD करने आई। वो लड़की सुंदर थी, उन्होंने चाहा कि मेरे पुत्र के लिए शादी कर दी जाए। उनका लड़का रामनगर उत्तराखंड में अंग्रेजी का लेक्चरर है, उसकी वो शादी करने की बात थी। तो वो क्योंकि उसके पेरेंट्स स्कूल टीचर थे, इतना पैसा नहीं था दहेज देने के लिए, वो बेसिकली IAS चाहते थे सुंदरता के कारण। बाद में वो हताश होकर उनके पास और वो शादी तय कर दी गई। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद वो लड़की रामनगर चली गई अपने पति के साथ, लेक्चरर इंटर कॉलेज के पति के साथ। तो वहाँ उसकी इच्छाएं बढ़ती रहीं और महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती रहीं और एक दिन उसको छोड़ चली गई और घर जाने के बाद उसने अपनी लगाया दहेज पिताजी का। उन्हें काफ़ी कष्ट झेलना पड़ा क्योंकि मेरे मित्र के लगातार फोन से बातचीत से मैंने कष्ट सुन रहा था। उस कष्ट को मैंने 498A फियर्स एंड ड्रीम उपन्यास में कोरोना के समय में पिरोने का प्रयास किया और वो उपन्यास कई विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में पढ़ा जा रहा है, लोगों की पसंद है, उस पर लोग अच्छा खासा काम कर रहे हैं और कई भारत के बड़े वकीलों ने मुझे फोन करके कहा कि आपने इस केस को बहुत ढंग से समझाया साहित्य के माध्यम से। अगला उपन्यास मेरा IAS है, IAS टुडे। IAS ब्यूरोक्रेसी की जो तौर तरीके हैं उनकी लाइफ या उनके एक तरह से एटीट्यूड जो है वो शामिल क्या होगा जी? इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि 2018 में मैं मेरठ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनकर आया। उससे पहले मैं DAV कॉलेज बुलंदशहर में प्राचार्य था। वहाँ का जो प्रबंध समिति थी उसका जो चेयरमैन हुआ करता था उसका DM एक्स ऑफिस, तो मेरा उससे वास्ता पड़ता था जो भी DM होते थे। जब भी मैं उससे मिलने जाता था तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि किस तरह IAS लोग बड़े असंवेदनशील, बड़े अहंकारी और बहुत ही जिसे कहते हैं कैजुअल बिहेव करते थे। और मुझे कई बार लगा कि जब मैं उससे मिलने के लिए एक बार गया मुझे वो विभाग नहीं मिला जो परस्पर को मिलना चाहिए था, तो मैंने अपने पारिवारिक संबंधों का प्रयोग करके उनसे मिलने का प्रयास किया। और जब मैं उन संबंधों को लेकर उनसे मिलने गया तो उन्होंने मुझसे बहुत अच्छी बातचीत की। तो मुझे लगा ये क्या बात हुई, मैं एक प्रोफेसर हूँ, प्रिंसिपल हूँ PG कॉलेज का, मुझको एज ए प्रिंसिपल एज ए प्रोफेसर सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है एक DM के द्वारा, IAS के द्वारा, जबकि हमारा स्किल याद है, हम लोग यूनिवर्सिटी ग्रांट से सबसे बड़ा अच्छा स्किल पाते हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगा इनकी असंवेदनशीलता और मैंने इनकी करप्शन को बहुत पास से देखा और मैंने प्रयास किया इस IAS टुडे में ब्यूरोक्रेसी के बारे में लिखा जाए और ये उपन्यास भी काफी चर्चित हुआ और कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाया। डॉक्टर साहब, आप विश्वविद्यालय में आप एक विभागाध्यक्ष हैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में, और आप चूँकि शिक्षक राजनीति में भी हैं और आप एक तरह से एक एजुकेशनिस्ट के रूप में आप बहुत करीब से चीज़ों को देख रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आप ये जो वर्तमान परिस्थितियां हैं खास करके विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में या इस तरह के निजी विश्वविद्यालयों में, वहाँ पर शिक्षा और की जो बुनियादी शर्तें हैं उनकी अवहेलना लगातार देखने को मिल रही है। हालांकि प्रयास किए गए हैं कुछ सुधार के, लेकिन जितनी अपेक्षाएँ हैं, जितना लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं हो पा रहा है। आपका क्या मानना है, आपने क्या देखा है, इसमें बुनियादी चुनौतियाँ क्या हैं, समस्याएँ क्या हैं, समाधान के जो प्रयास हैं वो क्यों फलीभूत नहीं होते और होना क्या चाहिए? क्या सोचते हैं आप? जरूर अपना पक्ष रखें आप। आपके हाथ में उपन्यास है, उपन्यास मीडिया रिवोल्यूशन जी 2030 जी, ये विश्वविद्यालय कैंपस की राजनीति और मीडिया की भूमिका का जिक्र करता है। और भी एक कॉकस है जुड़ा हुआ है इसमें। जो मेरा मूल विषय खास है, मैं पिछले 28 वर्ष से विश्वविद्यालय सिस्टम में, बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं पिछले 15-20 साल से विश्वविद्यालय की शिक्षक राजनीति में अनेक पदों पर रहा हूं जी। मेरी पहचान एक शिक्षक नेता के रूप में। मैं मेरठ विश्वविद्यालय शिक्षक संघ में संयुक्त मंत्री भी रहा, मैं वहाँ अध्यक्ष भी रहा और बस अंग्रेजी शिक्षक समुदाय पूरे देश का महामंत्री। क्या बात। तो मुझे शिक्षकों की समस्याओं को लेकर कुछ एक बार मिलना था और मुझे जाना पड़ा और मैंने महसूस किया कि विश्वविद्यालय में जो आज विश्वविद्यालय नहीं रहे हैं, बल्कि केवल कुलाधिपति की इच्छाओं को पूरा करना,
नेताओं की बातों को मानना और प्रोफेसर का ध्यान भी अब इस बात में रह गया है कैसे कुलपतियों की परिक्रमा की जाए। सेल्फ फाइनेंस वाले खुल गए हैं, उनसे प्रोफेसर जाते हैं, वहां से पैसा आता है। और मैंने देखा कि कुलपति लोग मीटिंग लेते हैं वो इतने एरोगेंट जाते हैं, तमाशा जाते हैं कि जो प्रोफेसर्स जिनको कहा जाता है कि वो चाणक्य के वंशज हैं, तो कुलपतियों की सही गलत बातों का वो नहीं कर पाते। और मुझे शिक्षक नेता होने के नाते कई बातें बड़ी अखरी वाइस चांसलर की मीटिंग में, और जब मैंने विरोध किया तो कुलपति सहन नहीं कर पाते। और मैं एक बात तो कहना चाहता हूँ कि आजकल बड़े पदों पर बैठे लोगों को अपना बोझ सहने की प्रवृत्ति खत्म हो जाए। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है और ये बहुत ज़रूरी मसला है समाज में, ये आना भी चाहिए। अमूमन लोग किसी तरह की ख़तरे की आशंका में इस बात को नहीं उठा पाते, नहीं रखते, या डर पैदा रहता है, या उनको लगता है कि शायद उनको कोई नुकसान हो सकता है, चाहे वो पद से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे किसी तरह की अनुशासनिक कार्रवाई का मुद्दा हो, या कहीं कोई पीछे पड़ जाए तो फंसाने की बात भी होती। तो निश्चित रूप से ये बात आपकी काफ़ी हद तक सही है कि बहुत सारे लोग खुलकर नहीं कहते, और शायद एक समाज में डर भी इसी कारण पनपा है, और उसकी वजह से अच्छे लोग जो है वो थोड़े कदम बढ़ाने के बजाय कदम पीछे खींच लेते हैं। इस उपन्यास में मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि कैसे कतिपय कुलपति, सभी कुलपति नहीं, सभी नहीं, कतिपय कुलपति विश्वविद्यालय में अवैध नियुक्तियां, पैसा कमाना, प्रोफेसर की मृत्यु में भ्रष्टाचार, कंस्ट्रक्शन में पैसा, इन सब में लगे पड़े हैं और सबकी जांच चल रही है। मैंने ऐसे कई कुलपतियों का जिक्र किया उत्तर प्रदेश में जहाँ उनकी जांच चली है, जहाँ निलंबित हुए हैं, हमेशा भ्रष्टाचार के आरोप में रहे हैं। और ये कहानी मैंने शुरू की है बुलंदशहर जनपद से। वहाँ का एक काल्पनिक गांव गंगापुर मैंने दिखाया है कि वहाँ एक लड़का है कांति योगी, किसान का बेटा है, कैसे आगे तक पढ़ता लिखता है। उसके बाद वो लखनऊ विश्वविद्यालय में आपके शहर में प्रोफेसर बन जाता है, और बाद में वो कुलपति बन जाता है। और एक छात्र नेता की नकल पकड़ी जाती है लखनऊ विश्वविद्यालय में, और किस तरह छात्र नेता नकल पकड़ने के बाद भी एक प्रोफेसर पर हावी होने की कोशिश करता है। डॉक्टर उज्ज्वला मेरी किरदार है, महिला किरदार है, नायिका है, और कांति योगी मुख्य पात्र हैं। और किस तरह वो प्रोफेसर क्योंकि अखबार चलाती हैं तो मीडिया जुड़ी हुई है, तो जब वो नकल पकड़ी जाती है तो वो इस बात को उन्हें ब्लैकमेल करता है कि वो अखबार कैसे चला सकते हैं, क्योंकि वो सरकारी नौकरी कर रही हैं और उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ती है। और फिर किस तरह कुलपति बनते हैं कांति योगी, कैसे उनकी प्रोफेसर चाटुकारिता करते हैं। और बस मुझे इस बात का बहुत दुख है कि चाणक्य के वंशज अब वो नहीं रहे जो होने चाहिए। सामान्यतः जो एकेडमिक लोग होते हैं वो कुलपति बनना नहीं चाहते, पढ़ने रखने वाले लोग। ये पिछले 20-30 साल से चल रहा है। पहले क्या होता था, कुलपति एकेडमिक लोग बना कि इतिहास के विद्वान हैं, राजनीतिक विज्ञान के विद्वान हैं, साहित्य के बड़े विद्वान, तभी दृष्टि और दृष्टिकोण उनका होगा। अब कुलपति वो लोग बनते हैं जो, क्षमा करें मुझे इस इंटरव्यू में कहने के लिए, जो कुलाधिपति के आसपास घूमते हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं कर सकते हैं, और जो जिसकी मोटी खाल है, थिक स्किन है, जो हर तरह की बात सहन कर लेते हैं, और 1999-100 के फेर में पड़े जाते हैं, वही लोग कुलपति बनते हैं और कुलपति स्पॉन्सर किए जाते हैं। और जब वो काम करते हैं तो निश्चित फंसते भी हैं, और फंसते हैं तो छोड़ना पड़ता है। और निश्चित सरकार ने काफ़ी अच्छे काम, केंद्र सरकार बहुत अच्छा काम भी कर रही है, राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन उसके बाद भी व्यवस्था है। और व्यवस्था में मुझे लगता है कामों की एक थ्योरी है, कामों फ्रेंच दार्शनिक है, तो कहता है सिस्टम बहुत करेक्ट है। और इस सिस्टम में रहने के 3 तरीके हैं। प्रथम तरीका ये है कि आप सिस्टम से समझौता कर लें। सेकंड तरीका है सिस्टम से विद्रोह करें, और ये सब भी ना कर पाए तो आप सिस्टम से एडजस्ट हो जाएंगे। मुझे लगता है बुद्धिजीवी, पत्रकार, लेखक, बहुत बड़ी संख्या में लोग सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं, और जब वो हिस्सा बन जाते हैं तो व्यवस्था बनना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उसके बाद भी आप निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप वो दिन ध्यान करिए जब इंदिरा गांधी तानाशाह आ गई थी और दिनकर ने जयप्रकाश नारायण सिंह के बारे में कहा था कि सैलानी करो प्रियान, ये भावी इतिहास तुम्हारा है, लेखक हम आपकी पुष्टि हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। और 1977 जनवरी में इतिहास के कूड़ेदान में इंदिरा गांधी की सरकार को फेंक दिया गया था। जनता पार्टी सरकार आई थी, इस समय तो अच्छा आएगा बिल्कुल निश्चित रूप से। निराश होने की आवश्यकता नहीं। मैं ज़रूर समझना चाहूँगा, क्योंकि जब हम बात मीडिया रिवॉल्यूशन 2030 की करते हैं तो ये बात हमसे भी पूछी जाएगी, और ये सवाल हमसे बनता भी है, और ये हमारी अंतरात्मा की आवाज़ भी है कि हमें अपने ऊपर, यानी जो हमारा समुदाय है मीडिया का, उस पर जो आक्षेप आते हैं या जो आशंकाएं हैं और जो जनता के विचार हैं, उसमें क्या कुछ आ रहा है ये हम समझें और जानें। तो हम ज़रूर आपसे पूछना चाहेंगे कि ये कॉकस क्या है विश्वविद्यालयों का और मीडिया का, और किस तरह से आप इसमें किस तरह के घटनाक्रम आपने देखे हैं, और इससे क्या नुकसान होने की संभावना रहती है और क्या हो क्या रहा है, आप क्या बताना चाहेंगे? जी, थोड़ा विश्लेषण से, क्योंकि आपका अनुभव बहुत बड़ा रहा है। मैंने इस तरह इशारा किया है कि मीडिया का भूमिका भी बहुत अच्छी नहीं हो पा रही है। मैंने मेरे कई पत्रकार मित्र हैं, वो अच्छी खबरें लाते हैं,
कभी खबर छपने का टाइम आता है तो उससे फोन आता है खबर नहीं जाएगी। तो ये निश्चित रूप से छोटे पत्रकार और जिस तरह टीवी चैनल्स में देखते हैं कभी कभी लगता है कि टीवी चैनल के पत्रकार किसी पार्टी के प्रवक्ता बनकर हैं। पत्रकारों को, लेखकों को, प्रोफेसर्स को तटस्थ रहने की आवश्यकता है, बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड रहने की आवश्यकता है। पत्रकारों को, लेखकों को और शिक्षकों को किसी पार्टी की चबंदी की सदस्यता की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं है। वो अपनी लेखनी के माध्यम से जो सही है वो बोले। अगर सरकार अच्छा कर रही है उसकी प्रशंसा करे और सरकार गलत कर रही है तो सरकार के विरोध में भी लिखें। यही समय की आवश्यकता है। हमने आपके साहित्य की, आपकी जीवन यात्रा की, आपके अनुभव की बात की है, लेकिन अगर हम आपकी कविताओं की बात ना करें तो ये बात अधूरी होगी और ये मुलाकात भी पूरी तरह से वाजिब नहीं होगी। और मुझे लगता है कि हमारे दायित्वों के हिस्से में आता है कि हम आपसे ज़रूर सुनना चाहें और हमारे दर्शकों और श्रोताओं तक भी ये बात पहुँचे, वो भी सुने और समझें कि एक साहित्य सृजन करने वाला जो रचनाकार है वो कैसे अपने चिंतन को अपनी कविताओं में, अपने विषयों में ढालता है या ऐसे रचनाकारों को साथ लेकर चलता है। तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर सुनाएं, आप अपने जो रचनाएं हैं उनमें साहित्य के पिटारे से कुछ हमारे दर्शकों और श्रोताओं को। चुनाव डिक्लेयर हो गए हैं लोकसभा के, ये ऐतिहासिक तिथि है। कि सरकारों से यहाँ कभी भी देश नहीं बदला करते हैं। सरकारों से यहाँ कभी देश नहीं बदला करते हैं और वेश बदलते भ्रष्टाचारी हृदय नहीं बदला करते। सरकारों से यहाँ कभी भी देश नहीं बदला करते हैं और वेश बदलते भ्रष्टाचारी हृदय नहीं बदला करते हैं। और चाहे खेलो अरमानों से कितनी होली, चाहे खेलो अरमानों से कितनी होली, और पेट काट कर उस गरीब का भर लो झोली, पेट काट कर उस गरीब का भर लो झोली। और अत्याचारियों को मेरे गीत नहीं सिजदा करते। और मैं गाँव की प्रेम का कवि हूँ, गीत पढ़े के गाएं कब तक, गीत पढ़े के गाएं कब तक, और देश से ध्यान हटाएं कब तक, कायर अमरता बारने को वीर ने रोज बना करते हैं। और अटल जी के शब्दों में सरकारें आएंगी जाएंगी और आवश्यकता इस बात की है कि देश रखना चाहिए। डॉक्टर विकास शर्मा, आपसे बातचीत के जो इस सिलसिले में बहुत से जो इनपुट्स निकले हैं, जो बहुत से महत्वपूर्ण तथ्य निकले हैं, वो निश्चित रूप से हम सब के लिए अनुकरणीय है और हम सबको चिंतन में भी लेकर जाते हैं। उससे मंथन से कुछ निकलता है और हम सब ऐसे अपने कर्तव्य के पथ पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए कुछ बुनियादी बदलाव के लिए भागीदार हो सकें, ये हमारी अपेक्षा रहेगी और ये हमारी सार्थकता भी होगी जीवन की। और शायद हम सब भी ऐसा सोचते हैं और बड़े पैमाने पर लोग सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अड़चनों के कारण वो कदम नहीं बढ़ा पाते। तो हम चलते चलते ज़रूर आपसे गुजारिश करेंगे या चाहेंगे कि आप हमारे जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनको आप कुछ कहना चाहें, आप अपनी दिल की बात कुछ रखना चाहें या कोई और अपील आपकी तरफ से हो, कुछ भी हो, आप ज़रूर रखें। जरूरी बात मैं कहना चाहता हूँ, पुनः फिर कहना चाहता हूँ, आज 2024 में लोकसभा के चुनाव आयोग ने घोषित कर दिए हैं। इस देश में विपक्ष की बहुत आवश्यकता है, मजबूत विपक्ष की। जी, बहुत कमजोर है और सरकार अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, काम तय करने का विपक्ष का दायित्व है। इसलिए विपक्ष को भी मजबूत करने की आवश्यकता इस बात की है कि मीडिया प्रबंधन के लोग जो जुड़े हुए हैं, उन मीडिया को स्वतंत्रता मिले, लेखकों को स्वतंत्रता मिले, बुद्धिजीवियों को स्वतंत्रता मिले और उच्च शिक्षा पर स्वायत्ता हो, उच्च शिक्षा इंडिपेंडेंट हो, उच्च शिक्षा में सोचने की क्षमता हो। और इस देश के विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों के शिक्षकों को चाहिए कि वो सच को बोलना सीखें और जब वो लोग नहीं बोलेंगे देश कहाँ जाएगा। स्वतंत्रता के समय वो टाइम था जब तक वकील, पत्रकार, लेखक, शिक्षक ये सच बोला करते थे, ये संघर्ष करते थे, लेकिन अब बहुत कम जगह ऐसे मौके आते हैं जब वो सच बोलते हैं। इसलिए विश्वनाथ कुमार ने कहा था, हिम्मत से सच करो, बुरा मानते हैं लोग, रो के बात कहने की आदत लगे। बिल्कुल, और ये आदत होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि हम सब की अपनी भूमिकाएं हैं और हम सब ज़रूर डॉक्टर विकास शर्मा के साथ आज बातचीत में इस बात को और पुख्ता तौर पर कहने की ज़रूरत है कि हम अपने मंच से, द पेन डाउन के इस मंच से जो भी बात करेंगे वो पुख्ता तौर पर कहेंगे, उसमें डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक लोकतांत्रिक समाज का एक अहम नागरिक होने के नाते हमें हमेशा इस बात को तस्दीक करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि देश के मालिक हम हैं, बाकी सब सेवक हैं और सेवकों को ठीक से रखना, ठीक से चलाना ये नागरिकों का कर्तव्य है। अगर वो अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो हमारा समाज सदैव समृद्ध होगा, उसमें सदैव बेहतर कीर्तिमान बनाने वाले आएंगे, अपनी भूमिका निभाएंगे और आप भी अपनी बेहतर भूमिका निभाते रहें। इसके लिए आपको साधुवाद, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए और आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और अपनी प्रतिक्रियाओं को लिख सकते हैं और आप किसको सुनना चाहते हैं उनको भी, उनके सुझाव भी आप दें, हम आपका स्वागत है। दीजिए अनुमति आज के हमारे मेहमान डॉक्टर विकास शर्मा को और अपने दोस्त राधेश्याम दीक्षित को धन्यवाद हमें सुनने के लिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये अपील ज़रूरी है क्योंकि बहुत से लोग देखते सुनते हैं लेकिन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। तो चलिए अपनी जिम्मेदारी की शुरुआत यहीं से करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।